हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे साउंड वेव, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे जो कि डॉपलर इफेक्ट पे वो क्वेश्चन था। अब हम उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है ये आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये भी डॉपलर इफेक्ट पे ही है। तो हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि इसी कंसेप्ट पे हमेशा लगातार पूछा जाता है और ये आपका जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो होपफुली इसी टाइप का कंसेप्ट जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बताएं हैं PYQ सीरीज, तो इसमें अब तक हम बहुत सारे प्रॉब्लम कवर अप कर चुके हैं और ये लास्ट में, इसके बाद हम फिर मैकेनिक्स में आएंगे, क्योंकि पहले मॉडर्न फिजिक्स में आए थे, फिर 12th वाले पार्ट पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। अब हम जो बेसिक चैप्टर है, जैसे कि रोटेशन पे तो हम बहुत सारा लेक्चर लिए हैं, तो उस पर तो हम लेंगे नहीं। SSM जो कि आपका सबसे इसमें आपका SSM पे भी बहुत सारे लेक्चर लिए हैं। एक आपका आ जाएगा COM, सेंटर ऑफ मास, इस पे हम लेक्चर नहीं लिए हैं तो इस पे हम लेंगे। और आपका इसमें आपका आ जाएगा कॉलिजन, वर्क पावर एनर्जी, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये आपका आ जाएगा इसमें फ्रिक्शन, और आपका COM है। और इसमें आपका और कोई बेसिक चैप्टर जो कि सर्कुलर मोशन, फिर इसमें आपका आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारा चैप्टर है जिसको हम आगे कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका है 11th पार्ट का टॉपिक। तो ये सब बेसिक है जिसको हमको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। होपफुली दिस इज 1 जून, सो होपफुल्ली इस वीक के अंदर हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में आपका, जैसे कि हम पहले भी डील कर चुके हैं, DC पांडे, इसको हम कवर करेंगे। और आपका HC वर्मा का तो बहुत सारा प्रॉब्लम हम कवर अप कर चुके हैं। और जो बेसिक रहेगा, जो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए, वो है आपका क्या है, कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। चाहे जो भी बुक हो, जो भी रेफरेंस बुक को आप कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट लास्ट में कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के लिए जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप करेंगे, तो हर दिन हम नए प्रॉब्लम लाते हैं, इसलिए कि नया प्रॉब्लम जितना आपको, लास्ट में तो इम्पोर्टेंट वही होता है, प्रैक्टिस। इसलिए जितना आप चाहे इसको कवर कर लें, और इसको इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, तो होपफुली आपका, चाहे वो जेईई मेंस हो या नीट और जेईई मेंस में तो बेसिक क्वेश्चन रहता है, बस फॉर्मूला पुटिंग रहता है। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो जेईई एडवांस आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम रहेगा। तो अब तक हम 2019 तक कवर किए हैं, यानी कि 2020 का नहीं कवर किए हैं, उसका करेंगे। 2021 इसका नहीं कवर किए हैं तो इसका भी करेंगे। और ये आपका 2022 है, तो इसका तो आने ही वाला है। अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है, अगस्त नहीं, जुलाई में होने वाला है। तो उसमें जब भी आपका एग्जाम हो, तो उसको देखते हुए उसके पहले हम इस वीक के लास्ट तक हम ये सब जो बेसिक टॉपिक है, इस पे हम जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और एक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, NLM है, फ्रिक्शन है, ये सब जो बेसिक है इसको हम कवर करेंगे। कॉलिजन हालांकि इम्पल्स एंड मोमेंटम में इसको हम कवर अप कर लिए हैं, तो इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तक हम 12th पार्ट के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट आ जाता है, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब EMI, ये सब जितना बेसिक चैप्टर है इसको हम अभी तक कवर किए हैं। EMI, फिर इसमें आपका आ जाएगा AC, मैग्नेटिज्म, फुल मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा टाइम मैग्नेटिज्म अब तक का लिया है, क्योंकि 12th का मेजर टॉपिक जो कि इसी से होके जाता है, चाहे वो जो भी हो। करंट, इसमें 2 टॉपिक, परमानेंट मैग्नेट भी इसमें हम कंक्लूड कर लिए हैं, AC। फिर इधर मॉडर्न फिजिक्स, और भी मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो अभी इसके और भी बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो अब एक वीक का हम
रखेंगे 1 वीक के अंदर। ये सब जो बेसिक है जैसे कि साउंड वेव है, साउंड वेव से भी एक एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है साउंड वेव से। तो इसीलिए 2 men आर वॉकिंग along the horizontal straight line, horizontal straight line। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 2 आदमी horizontal straight line में in same direction, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आप ऐसा देखिए कि हॉरिजेंटली यानी वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। सो 2 men आर वॉकिंग along the horizontal straight line in same direction। The man in front of walk at a speed 1 meter per second, and the man behind the walks at a speed that is 2 meter per second, and third man is standing at a height 12 meter above the same horizontal line। तो इससे एवब है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब ये आदमी है, ये कुछ ऐसे आगे आ रहा है, और एक और आदमी है, ये भी दोनों के सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये आगे जा रहा है तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन है। तो ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे ऑफ कोर्स आगे जाएगा। और एक थर्ड आदमी है जो कि यहाँ से कितना 12 मीटर के हाइट पे है। तो यहाँ से दिया हुआ है a third man is standing at a height 12 meter above the same horizontal line such that the all 3 men are in vertical plane, such all the 3 men are in vertical plane। The 2 walking men are blowing identical whistle। 2 walking men are blowing identical whistle which emits a frequency, sound of frequency that is 430 hertz at the speed of sound in air, of course 330 meter per second, ये तो होता ही है। At the instant when the moving men are 10 meter apart, 10 मीटर एट दैट इंस्टेंट, यानी कि दोनों के बीच का ये जो गैप है ये आपको कितना दे दिया हुआ है, ये 10 मीटर। और ये आपका थर्ड मैन जो है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये आपका थर्ड पर्सन। तो क्या रहा है, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, सो 10 मीटर अपार्ट। द स्टेशनरी मैन is equidistant, the stationary man is equidistant from them, यानी कि ये भी आगे आके यहाँ पे पहुंच गया, ये भी यहाँ से 10 ही मीटर के डिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस को इक्विडिस्टेंस कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस यानी दोनों सेम ही डिस्टेंस पे है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, then the frequency of beat in hertz heard by the stationary man, ये जो रुका हुआ आदमी है, a stationary man at that particular instant। तो एक लाजवाब क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम डॉपलर इफेक्ट पे हम प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम करते आए हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। ये बहुत बेसिक है। अगर वो सारा प्रॉब्लम आपसे कवर अप हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए उतना चैलेंज नहीं है। और ये प्रॉब्लम हाल ही फिलहाल में, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में लगातार इस टाइप का प्रॉब्लम को पूछा जाए। 430 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है कि सपोज दैट ये आपका हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल, तो इस पे 2 आइडेंटिकल आदमी हैं, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। तो ध्यान से देखिए, 2 men are walking in same direction। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है कि 2 men are walking along the horizontal line in same direction, दोनों का डायरेक्शन सेम है।
द मैन इन फ्रंट ऑफ वॉक ए स्पीड इज दैट इज 1 meter per second. The man in front walks at 1 meter per second and the man behind the walk is 2 meter. तो एक का स्पीड 1 मीटर है और एक का आपको 2 मीटर है। तो ऐसा कुछ है आपको दिया हुआ है। अब थर्ड आदमी है विच इज स्टैंडिंग एट द हाइट। थर्ड आदमी है जो कि स्टैंडिंग एट द हाइट दैट इज 12 मीटर अबव द सेम हॉरिजेंटल लाइन। तो यहां से इसका कितना है आपका 12 मीटर। तो इतना हाइट पे इसको रखा गया, सेम हाइट, इन सच दैट द ऑल द 3 मैन आर इन वर्टिकल प्लेन। द 2 वॉक मैन आर blowing identical whistle which emits a sound of frequency। तो इसमें आपको दिया हुआ है द 2 वॉकिंग मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल विस्टल, यानी आप दोनों के बाद सेम विस्टल है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों के पास एक विस्टल है और यहाँ से इस विस्टल से 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ से ये रिलीज करता है। तो ये भी आएगा तो इधर ही आएगा, तो इसको सुनाई देगा इस टाइप से। यहां से ये रिलीज किया कितना 430 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहां से ये रिलीज किया। दोनों के पास आइडेंटिकल है यानी सेम ही है। और कह रहा है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर दैट इज 330, जो कि होता भी है, एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मैन आर 10 मीटर अपार्ट। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ये आपको दिया हुआ है कितना 10 मीटर। और कुछ दिया हुआ है द स्टेशनरी मैन, ये जो थर्ड मैन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। तो थर्ड मैन जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देम। तो यहां से ये जो है इक्विडिस्टेंस पे है, तो ऑफ कोर्स यहां से सेम डिस्टेंस पे है। ये आपको दिया हुआ है सेम डिस्टेंस पे है। आपको बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। बीट पे प्रीवियस तीनों जो क्वेश्चन हम किए हैं अब तक इस साउंड वेव चैप्टर में, तीनों हम बीट पे ही किए हैं, यानी तीनों जो है आपका डॉपलर इफेक्ट पे ही है। सो बीट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज बाय द स्टेशनरी मैन। अब ध्यान से देखिए, यहां से विस्टल हुआ और यहां से 430 यहां से फ्रीक्वेंसी रिलीज हुआ। अब इसको सुनाई देगा अलग अलग 2 फ्रीक्वेंसी, एक इसके वजह से, फर्स्ट वाले के वजह से, एक सेकेंड वाले के वजह से। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा उसी का जो डिफरेंस होता है वही आपका बीट होता है। तो अगर इसके वजह से, इस फर्स्ट वाले के वजह से उसको फ्रीक्वेंसी अगर सपोज डेट उसको x फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा और इसके वजह से y, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये आपसे पूछ रहा है दिस इज योर बीट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि एक 1 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और एक आपका 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। बाकी साउंड का वेलोसिटी तो सेम ही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डील किए थे, इससे भी आपका टफ क्वेश्चन था। तो आप ऐसे समझिए कि 2 मैन है, इस टाइप से, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है, दोनों का स्पीड अलग अलग है, एक का 1 मीटर पर सेकेंड है और दूसरा का क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से एक थर्ड आदमी है जो कि यहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये मैन जो है स्टेशनरी है, स्टेशनरी मैन, यानी कि ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, इन दोनों के बीच का गैप आपको दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा ऑफकोर्स, ये आपका 5 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी इससे हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये इससे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं,
तो ये आपका है, यहाँ से एक विस्टल जो कि दोनों के हाथ में है, और यहाँ से एक 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ से रिलीज करता है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको दिया हुआ था 10 मीटर अपार्ट। अब 10 मीटर अपार्ट है तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। और यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि थीटा दोनों के लिए सेम है। ये आपको दिया हुआ है कि आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करना है जब ये इक्वी डिस्टेंस हो। तो ये अगर 5 है और ये अगर 12 है तो ऑफकोर्स ये आपका 13 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 13 मीटर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यूज करते हैं आपका डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट। तो ये तो आपका क्या हुआ, उस इंस्टेंट पे बात करें जब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना होगा, तो गैप 10 मीटर अपार्ट। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये 5, ये 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इक्वी डिस्टेंस पे तब होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इतना आपको क्लियर है। और ये थर्ड मैन है जो कि वर्टिकल पोजीशन पे है और यहाँ से 12 मीटर पे है। ये 12 है और ये 5 है, तो ऑफकोर्स ये आपका क्वेश्चन में अब तक क्लियर था कि दो मैन जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जा रहा है, ये भी आपका आगे शिफ्ट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो जैसा कि अब तक हम देख चुके हैं, ये आपका 5 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 10। तो बाय सिमेट्री तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये अगर 5 है और ये अगर 12 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 13 होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये अगर 5 है और ये आपका 12 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 13 होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला हम हर बार यूज करते हैं, एफ डैश, यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो इसको सुनाई देगा। आप ध्यान देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, क्योंकि हालांकि दोनों आइडेंटिकल, यहाँ से भी ये जो रिलीज हुआ 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी रिलीज होगा, और 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी सुनाई देगा। अब क्या है, यहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इसका स्पीड जो है, जब भी हम बात करते हैं फिजिक्स में तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं कि इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ेगा। और एक चीज आपको दे दिया हुआ है 330, जो कि आपको पता भी होगा, 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहां से हम निकालते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो इस ऑब्जर्वर को, ये जो स्टेशनरी मैन है, इसको सुनाई देगा। और ये आपको सिमेट्री के थ्रू हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप आपको 10 दिया हुआ है। और बाय सिमेट्री, क्योंकि इसमें आपको गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो ये अगर 5 हुआ, ये 5 हुआ, ध्यान दीजिए इक्वी डिस्टेंस पे है, ये भी 30, ये भी 30। तो रूट ओवर कर दीजिएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 13 मीटर आ जाएगा। अब यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं डॉपलर इफेक्ट पे, जो कि हम बहुत बार यूज किए हैं ये वाला फॉर्मूला। तो ऑफ कोर्स अब हम इस फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि हम लगातार देखे हैं, चाहे 17 का हो, 18 का हो, 19 का हो, सारे में इसी टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा गया। सो इससे आपको ये पता चलता है कि डॉपलर इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपका जेईई एग्जाम के लिए। तो इस जो फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन तो रहता ही है। अब इसका कंसेप्ट हम डीपली सीखने का कोशिश करेंगे। अब तक हम 2-3 प्रॉब्लम जो कि लगातार इसी कंसेप्ट पे हम किए हैं, तो आगे ये वाला प्रॉब्लम करके इस कंसेप्ट को हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि हर बार हम यूज करते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो आपको सुनाई देता है वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। रियल फ्रीक्वेंसी तो 430 हर्ट्ज का है। अब इसे 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, क्योंकि ये आगे शिफ्ट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ये आगे जा रहा है, ये भी जा रहा है, आगे ही जा रहा है। और ये कितना से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। अब ध्यान से देखिए, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है, तो इसे 2 अलग अलग क्या है, फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमको ये देखना है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसके केस में, ये फर्स्ट
मैन, सेकेंड मैन, और ये आपका क्या है, थर्ड मैन। ये आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये भी आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एक थर्ड मैन है जो कि यहाँ से 12 मीटर मतलब वर्टिकल पोजीशन पे है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ऑफकोर्स ये 13 हो जाएगा, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि 1 और 2 मैन से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज विच इज लाइक दैट, दिस वन, VO, O फॉर ऑब्जर्वर और VS। अब ध्यान से देखिए, इसको ट्रिक से हम देखते हैं। सो एक बेसिक सा ट्रिक जिसमें हम यूज करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वर को ऊपर रखें या सोर्स को। तो सो O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑफिसर। सो ऑफिसर विच इज ए हायर पोजिशन देन इट्स सर्वेंट। S for source, S for servant. So S for source, S for servant। तो अगर आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो आपको सुनाई देता है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये आपका है रियल फ्रीक्वेंसी। रियल फ्रीक्वेंसी जो रिलीज हो रहा है, यानी कि जो सोर्स जो रिलीज कर रहा है। तो सोर्स जो यहाँ पे है, तो दो अलग अलग सोर्स है, ये एक ये है फर्स्ट और ये सेकंड, ये रिलीज कर रहा है 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। अब इसको इतना डिस्टेंस में इसको कितना सुनाई देता है वो हमको निकालना है। तो इसको अगर याद रखना है तो बहुत बेसिक सा ट्रिक है। O for observer, O for officer, officer which is greater than its servant, so it is kept in numerator. Servant which is lower position than officer, so which is kept in denominator. V which is a speed of sound, velocity of sound in air, that is 330. तो इसके जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं? ये सारा कहानी हम तब कर रहे होते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और यही दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ये सब बात हम कब कर रहे होते हैं? किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं? तो सारा कहानी हम एक ही चीज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। कुछ भी सुनाई पड़ता है तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो ये सारा कहानी हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विच इज 330 मीटर। तो इतना हम काम करेंगे। सो एफ डैश, दिस इज अपरेंट, जो कि आपको सुनाई देता है। ये आपका रियल है, जो सोर्स से सोर्स ये जो है इतना रिलीज कर रहा है 430। सो दिस इज V प्लस माइनस VO प्लस माइनस VS। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है, और ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ है स्टेशनरी पोजीशन पे है तो ऑफकोर्स VO यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज ऑफकोर्स 0। तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका 430, तो ये आपका 330 प्लस 0, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये बात हम कर रहे थे प्लस माइनस, यानी ये आपका होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ तो वेलोसिटी ही 0 है तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात करने में मजा आएगा, क्योंकि अब जो है ये सोर्स रुका हुआ नहीं है। सोर्स S for servant which is kept in denominator, O for observer, O for officer which is kept at numerator। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी ये तो आपका 330 होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन तो इसमें अलग है। वेलोसिटी तो यहाँ से अगर निकलेगा तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वेलोसिटी जो है 330 जाएगा, वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आदमी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं अक्रॉस द लाइन बात कर रहे होते हैं। जैसे कि कॉलिजन हम जब भी करते हैं तो हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, हालांकि ऑब्लिक कॉलिजन भी करते हैं। तो जब भी बात कर रहे होते हैं तो हेड ऑन कॉलिजन, तो
और इसमें हम बात कर रहे होते हैं या तो सामने सामने, तो इसको हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, यानी हमको कंसेप्ट ये वाला यूज करना है कि या तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। अब ध्यान से देखिए, इसका तो डायरेक्शन वेलोसिटी तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट हम इधर ले लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो साउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसमें अगर हम देखें, इसका ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, 1 है, लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 के स्पीड से ये आगे जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा। अब जैसा कि आपको पता है कि थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा लेते हैं, अगर इसको हम थीटा लेते हैं, सपोज ये भी थीटा तो ये भी थीटा, बाइसिमेट्री, और थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, और थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री का जो सामने का होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो बाकी जो हुआ वो बेस हो गया, थीटा का सामने का ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ से cos थीटा, तो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये आगे जा रहा है, इसका हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे क्योंकि वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमको हेड ऑन बात करना होता है, हेड ऑन, हेड ऑन। तो हेड ऑन मतलब या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 330। अब इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये भी इधर चला जाएगा, इसका भी डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका ये वाला कंपोनेंट cos थीटा, यानी कि तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो गया सो रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 330 माइनस क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इसका ये वाला कंपोनेंट लिए तो ये आपका 1 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, b/h, तो b बेस 5 बाय हाइपोटेनस दैट इज 13, तो 5/13, तो यहाँ से ये आ गया। तो ये बात किए इसके लिए। आइडेंटिकल विस्टल इसके पास भी है, तो ये भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फिर अगेन सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे 430 और 330, इसके लिए भी ये रुका ही हुआ है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, ये आपको थीटा है और ये आगे जा रहा है, तो सिंपल सा बात है कि अगर ये थीटा है तो इसका अगर हम कंपोनेंट लें तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट अगर हम लेने का कोशिश, ये आगे जा रहा है और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बाकी सारा चीज तो सेम होगा, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑफिसर, तो यहाँ पे तो ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है। अब यहाँ से जब हम 430 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा और ये आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा। अब इसका कंपोनेंट, और वो भी ये अगर थीटा है ये 90 माइनस थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट अगर हम लेते हैं, ये इधर जा रहा है और इसका कंपोनेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल 90 और ये 90 प्लस थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। ये अगर थीटा हुआ तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ऐसे समझिए। तो इसका हमको कंपोनेंट लेना है, ये आगे जा रहा है, लेकिन हमको क्या बात करना है, हेड ऑन, या तो डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो कुछ इधर जा रहा है, यहां से अगर साउंड निकलेगा वो सीधे इधर जाएगा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इसका इधर जा रहा है, इसका कंपोनेंट ये वाला लेंगे, तो इसके बीच का हमको एंगल पता होना चाहिए। इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो बाकी जो बचा एंगल क्या होगा, टोटल पाई एंगल बनता है, तो ये अगर थीटा है तो बाकी क्या बचा, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ भी हम वही करेंगे 330। अब क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑफ कोर्स फिर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा
कि ये अगर थीटा है तो बाकी टोटल 180 एंगल, तो ये बचा जो एंगल होगा तो इसका हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट हम कौन सा लेंगे, इसका हम लेंगे 180 माइनस थीटा, और इसका कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे 2। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव साइन, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब ये बात समझ में आ जाएगा। और इसी के बीच का हमको गैप चाहिए, इसी का बीच का गैप हमको, वही आपको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला वापस से एक बार हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सो एफ दैट इज apparent frequency, this is not real frequency, v plus minus vo divided by v plus minus vs। तो ये आपका 430, ये आपका हो जाएगा 330 मीटर प्लस 0। अब ये v 330 ये इधर जा रहा है, अब इसका ये कंपोनेंट ले लिए, हालांकि ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये समझना बहुत चैलेंजिंग है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए। अब इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट, ये इसको हम थीटा ही एज्यूम कर लिए, ये थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, तो ये थीटा है तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो अब दोनों का डायरेक्शन सेम, क्यों, क्योंकि इसका हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, इसका ये वाला कंपोनेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम, साउंड भी इधर ही जा रहा है, साउंड भी इधर ही जा रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे का अगेंस्ट तो ऐड हो जाता है वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 330 माइनस 2 कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वाला थीटा दैट इज पाई माइनस थीटा। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, तो इसको आप एफ डैश ले लें और इसको हम क्या लेते हैं एफ डबल डैश। तो ये आपका आया फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये सेकंड वाले मैन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 430 और ये आपका क्या हो जाएगा 330। अब वीओ तो ये तो रुका हुआ है तो वीओ का वैल्यू 0 हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है। अब पाई माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस पाई माइनस थीटा, तो एक आप और माइनस साइन आ जाएगा आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 430 ये आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ये और एक आगे नेगेटिव, सो 3 + 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 430, कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है 5/13, तो यहाँ पे बस रख देना है 330 + 0 और नीचे क्या हो जाएगा 330 + 2 कॉस थीटा दैट इज 5/13। तो ये आपका क्या आ गया एफ डबल डैश का वैल्यू 330 डिवाइडेड बाय 330 + 10/15 10/13। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बीट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन बड़ा है, तो नीचे वाला पोर्शन जिसका बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन किसका बड़ा है, तो इसमें घट रहा है, तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कम होगा, तो ओवरऑल ये ज़्यादा हो गया, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बहुत सारा कॉमन चीज़ है, तो बीट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना था, बीट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो चीज़ कॉमन है 430 और 330 ये कॉमन था, तो क्या बचेगा यहाँ से ये, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको कॉस थीटा रखते हैं, वो भी आपका कॉसी थीटा है, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से v माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस, तो v माइनस ये v + 2 कॉस थीटा,
तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, अब दोनों को बस खाली सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी तो आपका क्या हो जाएगा, तो 430 इंटू वी, इसको हम वी ले लेते हैं, वी लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे 330, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 वी माइनस कॉस थीटा माइनस 1 वी प्लस 2 कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम अब कुछ नहीं है। अब इस कैलकुलेशन को अगर डील कर लेते हैं, आपको हर चीज़ पता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू 430 इंटू वी, और ये आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v माइनस कॉस थीटा v प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v प्लस 2 कॉस थीटा प्लस v माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2v 430 इंटू वी, और ये आपका हो जाएगा 2v, और 2 cos थीटा में cos थीटा, तो यहाँ से बचेगा cos थीटा, और यहाँ पे आपका नीचे क्या हो जाएगा, v माइनस कॉस थीटा और v प्लस 2 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, v इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, cos थीटा के बराबर, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 1 हो सकता है, और इसका वैल्यू v का वैल्यू आपका क्या है, v का वैल्यू 330 है, इसमें कुछ ऐड कर दें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें क्या फर्क पड़ता है। तो cos थीटा का वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यानी प्रीवियस लेक्चर में जिस पे हम बात कर रहे थे, तो उस पे भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, ये 330 है और ये 1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको नेग्लेक्जिबल मान सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको नेग्लेक्जिबल ले लें तो यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल आ जाएगा, 430 हर्ट्ज, यहाँ पे भी v है, तो इसके रिस्पेक्ट में करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 2v। cos थीटा को हम क्या कर लें, इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें क्या फर्क पड़ता है, नीचे भी v इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो बीट का वैल्यू आपसे जो पूछा था कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन था, तो 1 मिनट, ये आपका माइनस था, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो v से v कैंसिलाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे भी v से v कैंसिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन था तो v से v चला गया, और यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। अब इस पे इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको रिलीज करें तो ये भी आपका v, ये भी आपका v, v इंटू वी, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन था, हाँ, तो ये आपका 2 cos थीटा, तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2v नहीं होगा, v से v तो कैंसलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा v माइनस cos थीटा और v प्लस 2 cos थीटा, और बाहर आपका क्या चल रहा है यहाँ से v, सो 430 इंटू वी, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू बच पुट कीजिएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 5 हर्ट्ज। और ये प्रॉब्लम आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव, तो वेव आपको ये फर्स्ट वेव है और ये आपका सेकेंड वेव है, y1 दैट इज 4 sin 2x minus 60, y2 that is basically 3 sin 2x minus 60 minus pi by 2, तो एक आपका y1 है और दूसरा आपका y2 है।
आर सुपर इम्पोज्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, आपको निकालना है कि इसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। दो वेव आपको दिया हुआ है, दोनों प्रोग्रेसिव वेव है, और यहां से अगर हम देखें तो दोनों का फेज डिफरेंस एक -π है और दूसरा आपका 2x -60। तो यहां से आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड तो जैसा कि रिजल्टेंट वेव, इसका एम्पलीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली A1 4 और इसका एम्पलीट्यूड आपको A2 जो कि आपको 3 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट जो वेव होगा उसका आपको एम्पलीट्यूड बताइए, या दोनों एक दूसरे पे क्या है, सुपर इम्पोज्ड कर दिया गया है। तो वेव में जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला, जो कि हम हमेशा की तरह वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये बेसिक वाला फॉर्मूला, वही वाला वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला। अगर A1 इसका एम्पलीट्यूड है, A2 एम्पलीट्यूड जो कि इसका है, दो अलग अलग वेव है और दोनों वेव सुपर इम्पोज्ड है। सो टू प्रोग्रेसिव वेव, एक का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो कि बहुत मायने रखता है। तो फेज डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, तो फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है π/2। अब ध्यान से देखिए, ये भी आपका 2x है, 2x। तो जैसा कि इक्वेशन लिखते हैं तो साइन A साइन ओमेगा इंटू टी प्लस KX माइनस फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिजल्टेंट वेव जब निकालते हैं तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, KX प्लस ओमेगा इंटू टी, ये इस टाइप से होगा। तो इसका इक्वेशन पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे साउंड वेव का बेसिक इक्वेशन पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पहले जो प्रॉब्लम किए थे सारा डॉपलर इफेक्ट पे था, तो ये बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और बीच का फेज डिफरेंस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई का वैल्यू आपको पता है क्या, π/2। तो सिंपल सा बात है। ये वाला इसका जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, तो A साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस फाई, ये इसका जनरलाइज केस है जो कि आपको दिया हुआ है। जनरलाइज केस क्या है, A साइन ओमेगा टी प्लस KX प्लस फाई। तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ फाई का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स 0 है। इसका क्या, -π/2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, π/2। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका यहाँ से आ जाएगा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से बस वैल्यू आपको पता है, तो एक का आपको 4 पता है, दूसरे का आपको 3 पता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4 cos π/2 cos 90 दैट इज ऑफ cos 0। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला, दैट इज ऑफ कोर्स 5। तो ये वाला फॉर्मूला आपको, इसका जो जनरलाइज केस है ये आप हमेशा याद रखें, A साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां से KX जब भी आपसे वेव इक्वेशन कुछ भी फॉर्मूला पूछेगा तो ये बस आप इसका जनरलाइज केस याद रखिएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम आपको बस इस जनरलाइज केस से ही बन जाएगा। ओमेगा टी प्लस KX प्लस 5 4 हार्मोनिक वेव
4 harmonic wave are equal frequency and equal intensity. 4 हार्मोनिक वेव, SHM का ही प्रॉब्लम आप कह सकते हैं. 4 हार्मोनिक वेव आर इक्वल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल है और इंटेंसिटी भी इक्वल है. सो 4 हार्मोनिक वेव हैविंग इक्वल frequency and intensity, that is I naught, have phase angle 0 pi by 3, 2 pi by 3 यानी 60 डिग्री 120 डिग्री एंड पाई. तो ये इसका फेज डिफरेंस है. तो सबका फेज आपको दिया हुआ है और फेज सबका अलग अलग दिया हुआ है. एक का 0, एक का पाई बाई 3, दूसरे का 2 पाई बाई 3 और लास्ट का आपका पाई दिया हुआ है. when they are superimposed, the intensity of the resulting wave is n I naught. अब क्या किए, ये चारों वेव को, चार जो है, चार का फ्रीक्वेंसी आपको सेम दिया हुआ है. जैसा कि अभी हम देखे थे, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव. इस रूप में इसका जनरल इक्वेशन होता है, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव. तो यहां से ओमेगा सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा ये आपका क्या हो जाता है, ये टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी जस्ट 1 बाय टाइम पीरियड, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. यानी कि ओमेगा बाई 2 पाई ये आपको दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है. सारा का इंटेंसिटी आई नोट है. अब हम क्या किए, इफ दे आर व्हेन दे आर सुपर इम्पोज्ड, तो ये प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे. व्हेन दे आर सुपर इम्पोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव इज n टाइम्स, दैट इज ऑफ कोर्स आई नोट. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. और वैसे भी ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो n का कुछ भी वैल्यू होगा इंटीजर ही होगा. तो एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन जो कि साउंड वेव का ही है. अब इसमें अगर हम देखते हैं, सारा का फेज आपको दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को डील करने का कोशिश करें और लास्ट में हम क्या करें, तीनों को सुपर इम्पोज कर दिए और इसमें इंटेंसिटी. अब आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होगा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ये चीज आप समझ लें. तो यहां से अगर हम देखें कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, तो ए जो है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर. तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी जो होगा आई, ये आपका स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर ये आपका होता है. तो यहाँ से आपको एक चीज गिवन है कि ये 4 हार्मोनिक वेव है, इसका फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है. तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो यहां से v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव का वेलोसिटी जो होगा वो आपका क्या हो जाता है, k बाय ओमेगा. तो यहां से आपको ओमेगा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a दैट इज बेसिकली इक्वल टू रूट आई. तो दोनों साइड अगर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ से आपका सारा का फेज दिया हुआ है. और एक चीज आपको इसमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है और इंटेंसिटी जो है सबका क्या है, आई है. तो इसके केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट वाला का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब जैसा कि आपको गिवन है कि फ्रीक्वेंसी सेम है और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है
तो इसका अगर हम दोनों का ग्राफ लिखे और यहाँ पे फाई का वैल्यू इसका क्या है, पहला वाले का 0, दूसरे वाले का ये, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो पहला क्या हो जाएगा साइन, तो ये वाला टर्म तो सब में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, और के के बारे में ऐसा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि इसका कांस्टेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि फेज जो है पहला क्या हो जाएगा साइन फाई, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड सबका सेम ही है और वह आई, और एम्पलीट्यूड जो होगा इसका स्क्वायर जो कि इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड अगर रूट करें, दिस इज बेसिकली इक्वल टू रूट आई नोट। इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, ये आपको गिवन है, और हम क्या किए सारा को सुपर इम्पोज किए, और रिजल्टिंग वेव जो है वो कुछ ऐसा है। तो एन का वैल्यू आपसे पूछा है, तो फर्स्ट वाले का अगर इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा साइन, तो इसका एम्पलीट्यूड तो वही होगा क्या रूट ओवर आई नोट, और साइन इसका क्या हो जाएगा फाई जो है इसका फेज डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस रूट ओवर आई नोट, फिर साइन, इसमें क्या हो जाएगा π/3, फिर ऐड करेंगे रूट ओवर, तो एम्पलीट्यूड सब जगह क्या हो जाएगा रूट आई नोट। तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड वो उसके स्क्वायर के, इंटेंसिटी जो होगा वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। तो ये वैल्यू आप याद रखें। तो यहां से आपका अगर एम्पलीट्यूड निकालना हो विच इज रूट ओवर आई नोट, और एम्पलीट्यूड सारा का सेम है तो यही लिखेंगे रूट ओवर आई नोट साइन 2π/ω, फिर लास्ट में हम लिखेंगे रूट ओवर, तीनों को क्या करना है हमको सुपर इम्पोज, यानी कि हमको क्या करना है सारा को ऐड कर देना है। I1 ये आपका y जो है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये चारों वेव का हम क्या कर रहे हैं सुपर इम्पोज करवा रहे हैं। तो चारों को हम ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट वाला ये, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, और लास्ट में क्या हो जाएगा साइन पाई। 180 इसका फाई है, और इसमें फ्रीक्वेंसी सबका सेम दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करते, और फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 1 टाइम पीरियड। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, और वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो है जो भी है फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी ही ऐसा चीज है जो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये समझना है कि इंटेंसिटी सारा का बराबर है, इंटेंसिटी सारा का बराबर है, और ये फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। तो चारों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो सारा का रूट ओवर आई नोट साइन 0 रूट ओवर आई नोट, ये उसका क्या है एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड को उसके हम इंटेंसिटी के टर्म में ले आए, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो कि उसके इंटेंसिटी के आई नोट के बराबर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा साइन, और एक चीज और दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है, यानी कि ये वाला टर्म आपका बराबर हो जाएगा। v क्या है, v इसका वेव का वेलोसिटी होता है जो कि k/m होगा, तो ω_t - kx, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन π/3, फिर ऐड करेंगे रूट ओवर आई नोट साइन 2π/3, फिर लिखेंगे रूट ओवर आई नोट साइन पाई। तो यहां से रूट आई ये कॉमन आ जाएगा आपका, और यहां से आपका आ जाएगा साइन 0 प्लस साइन π/3 प्लस साइन 2π/3 प्लस साइन पाई। बस सारा को ऐड कर लीजिए। साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन 0 ये भी 0 होता है, तब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बस ऐड हो जाएगा, तो रूट आई नोट, और साइन इसका
60, तो √3/2, 2 पाई का भी वैल्यू एग्जैक्टली वही होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। तो साइन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा π/3, ये भी वैल्यू वही हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो 2 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा √I0 इंटू √3, तो ये आपका आ गया यहाँ से वैल्यू। तो ये आपका आ गया इंटेंसिटी का वैल्यू, यहाँ से क्या आ गया, तो चारों का हम सुपर इम्पोज किए, तो क्या हुआ y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। तो यहाँ से सारा किए और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आया √I0, जो कि कॉमन था, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लास्ट में इसका वैल्यू वही होगा जो इसका वैल्यू, यानी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसका हो गया, तो √3/2 का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो ये कैंसलाइज हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √I0 इंटू √3, सो विच इज √3I0, और ये जो है आपका क्या आ गया y आ गया सुपर इम्पोज। और आपसे कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ये आपका क्या आ गया, तो और इसका वैल्यू आपको गिवन जो है, तो ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड है, और जैसा कि आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड ही है, तो ये किसके बराबर है √3I0 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है ये बराबर क्या होता है इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी जो होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3I0, जो कि आपको दिया हुआ n इंटू I0, सो n इज बेसिकली 3, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि n कोई इंटीजर होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुपर इम्पोज जब हमको करना है 4 अलग अलग वेव का, जब उसका एक का आपको फेज 0, एक का π/3, एक का 2π/3, एक का लास्ट में पाई दिया हुआ है, और एक चीज आपको कहा है कि सारा का इंटेंसिटी √I0 था, तो सारा का I0, और क्या दिया हुआ था सारा का फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ऐड करें। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता तो हम ऐसे इसको ऐड नहीं कर सकते, इसका फ्रीक्वेंसी सेम था तब हम क्या किए इसको ऐड किए। और एक चीज और, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी आपको जानना है। तो फ्रीक्वेंसी सेम था, और फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से हम देख सकते हैं K और M, तो लास्ट में फेज ही क्यों हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम था। K/M का रेशियो जो कि इसका स्पीड है, किसका स्पीड है वेव का स्पीड, अगर हमको निकालना होता है तो K/M करते हैं, तो ये K/ω नहीं होता, ये ω/K होगा, ये होता है स्पीड ऑफ वेव, वेव स्पीड हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी इसका सेम था, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, तभी हम इसको डायरेक्टली ऐड किए, अलग अलग क्या फेज डिफरेंस होने के बावजूद हम इसको डायरेक्टली ऐड किए। और एक चीज और इसमें सीखने को मिला कि यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो क्या उसका स्क्वायर करते हैं वो इंटेंसिटी के बराबर आया, तो इसका वैल्यू क्या आया, दोनों को ऐड किए और ये आपका क्या आया y आया, तो y जो है ये क्या आ गया आपका सिंपली एम्पलीट्यूड आया, और एम्पलीट्यूड का हम स्क्वायर करते हैं, अब वो किसके बराबर होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है इंटेंसिटी के। इसको हम क्या किए इसका स्क्वायर किए लास्ट में, इसका ये आपका आया क्या एम्पलीट्यूड आया, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी के बराबर है, और इसका इंटेंसिटी जो कि आपको गिवन था n इंटू I0, सो ऑफ कोर्स n इज